न्यूज सच। नमस्कार, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कनिमोझी समेत भारतीय सांसदों का विमान उतरने ही वाला था, तभी मॉस्को एयरपोर्ट पर हुआ ड्रोन अटैक। गंगोत्री जा रहे चारधाम यात्रियों संग हादसा, उत्तरकाशी में पहाड़ी रास्ते पर ही बस पलटने से कहीं नॉर्थ ईस्ट को मुकेश अंबानी ने दिया नया नाम। ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी को किया सलाम। अब खबरें विस्तार से। कनिमोझी समेत भारतीय सांसदों का विमान उतरने ही वाला था, तभी मॉस्को एयरपोर्ट पर हुआ ड्रोन अटैक। चक्कर लगाता रहा प्लेन। ऑपरेशन सिंदूर पर रुस गया भारत के सांसदों को प्रतिनिधिमंडल मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक की चपेट में आते आते बच गया। इस विमान के डीएम के सांसद कनिमोझी सवार थे। ड्रोन अटैक की वजह से कई घंटे तक ये विमान मॉस्को एयरपोर्ट पर चक्कर लगाता रहा। कई घंटे की देरी के बाद और सुरक्षा स्थितियों के आकलन के बाद आखिरकार ये विमान मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरा। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के देशों को भारत का रुख बताने के लिए भारत की ओर से 6 प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देश गए हैं। भारत की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल रूस गया है उसमें डीएम के सांसद कनिमोझी, समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता, कैप्टन ब्रिजेश, अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मजीव सिंह पुरी शामिल हैं। सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 22 मई को रूस के लिए रवाना हुआ था। अब ये बात सामने आई है कि कनिमोझी को जा रहे विमान को मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरने में दिक्कत हुई। यूक्रेन ने कथित तौर पर रूस के मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया। इसके बाद मॉस्को एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई और लैंडिंग का इंतजार कर रहे विमानों को एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति अस्थायी रूप से नहीं दी गई। मॉस्को एयरपोर्ट ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों को कई घंटों के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके कारण सांसद कनिमोझी करुणानिधि को ले जा रहा विमान उतर नहीं सका और उसे हवा में चक्कर लगाता रहा। आखिरकार काफी देरी के बाद विमान सुरक्षित उतर गया। उन्होंने आगे कहा कि हम अपेक्षा कूटनीतिक मुद्दों, व्यापार आदि पर मिलकर काम करते रहे। ऐसे समय में जब बार बार आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ रहा है, रूस से संपर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत में हमने 26 लोगों को खो दिया, इसलिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि देश भर से विभिन्न दलों के सांसदों को भारत का आतंकवाद के खिलाफ रुख और हमारी स्थिति दुनिया के सामने रखने के लिए भेजा जाए। भारत का प्रतिनिधित्व कर रही डीएम के सांसद ने कहा कि हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के सदस्यों से मिलेंगे। हम रूस के उप विदेशी मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। हम थिंक टैंक्स और रूसी मीडिया के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और हम उन्हें समझाएंगे कि भारत में क्या हुआ और हमें आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कैसे लड़ना है। ऑपरेशन सिंदूर पर रुस गया भारत के सांसदों को प्रतिनिधिमंडल मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक की चपेट में आते आते बच गया। इस विमान के डीएम के सांसद कनिमोझी सवार थे। ड्रोन अटैक की वजह से कई घंटे तक ये विमान मॉस्को एयरपोर्ट पर चक्कर लगाता रहा। कई घंटे की देरी के बाद और सुरक्षा स्थितियों के आकलन के बाद आखिरकार ये विमान मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरा। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के देशों को भारत का रुख बताने के लिए भारत की ओर से 6 प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देश गए हैं। भारत की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल रूस गया है उसमें डीएम के सांसद कनिमोझी, समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता, कैप्टन ब्रिजेश, अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मजीव सिंह पुरी शामिल हैं। सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 22 मई को रूस के लिए रवाना हुआ था। अब ये बात सामने आई है कि कनिमोझी को जा रहे विमान को मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरने में दिक्कत हुई। यूक्रेन ने कथित तौर पर रूस के मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया। इसके बाद मॉस्को एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई और लैंडिंग का इंतजार कर रहे विमानों को एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति अस्थायी रूप से नहीं दी गई। मॉस्को एयरपोर्ट ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों को कई घंटों के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके कारण सांसद कनिमोझी करुणानिधि को ले जा रहा विमान उतर नहीं सका और उसे हवा में चक्कर लगाता रहा। आखिरकार काफी देरी के बाद विमान सुरक्षित उतर गया। उन्होंने आगे कहा कि हम अपेक्षा कूटनीतिक मुद्दों, व्यापार आदि पर मिलकर काम करते रहे।
ऐसे समय में जब बार बार आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ रहा है, रूस से संपर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत में हमने 26 लोगों को खो दिया, इसलिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि देश भर से विभिन्न दलों के सांसदों को भारत का आतंकवाद के खिलाफ रुख और हमारी स्थिति दुनिया के सामने रखने के लिए भेजा जाए। भारत का प्रतिनिधित्व कर रही डीएम के सांसद ने कहा कि हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के सदस्यों से मिलेंगे। हम रूस के उप विदेशी मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। हम थिंक टैंक्स और रूसी मीडिया के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और हम उन्हें समझाएंगे कि भारत में क्या हुआ और हमें आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कैसे लड़ना है। ऑपरेशन सिंदूर पर रूस गया भारत के सांसदों को प्रतिनिधिमंडल मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक की चपेट में आते आते बच गया। इस विमान की डीएम के सांसद कनिमोजी सवार थी। ड्रोन अटैक की वजह से कई घंटे तक ये विमान मॉस्को एयरपोर्ट पर चक्कर लगाता रहा। कई घंटे की देरी के बाद और सुरक्षा स्थितियों के आकलन के बाद आखिरकार ये विमान मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरा। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के देशों को भारत का रुख बताने के लिए भारत की ओर से 6 प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देश गए हैं। भारत की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल रूस गया है उसमें डीएम के सांसद कनिमोजी, समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता, कैप्टन ब्रिजेश, अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मजीव सिंह पुरी शामिल हैं। सांसद कनिमोजी के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 22 मई को रूस के लिए रवाना हुआ था। अब ये बात सामने आई है कि कनिमोजी को जा रहे विमान को मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरने में दिक्कत हुई। यूक्रेन ने कथित तौर पर रूस के मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया। इसके बाद मॉस्को एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई और लैंडिंग का इंतजार कर रहे विमानों को एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति अस्थायी रूप से नहीं दी गई। मॉस्को एयरपोर्ट ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों को कई घंटों के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके कारण सांसद कनिमोजी करुणानिधि को ले जा रहा विमान उतर नहीं सका और उसे हवा में चक्कर लगाता रहा। आखिरकार काफी देरी के बाद विमान सुरक्षित उतर गया। उन्होंने आगे कहा कि हम अपेक्षा कूटनीतिक मुद्दों, व्यापार आदि पर मिलकर काम करते रहे। ऐसे समय में जब बार बार आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ रहा है, रूस से संपर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत में हमने 26 लोगों को खो दिया, इसलिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि देश भर से विभिन्न दलों के सांसदों को भारत का आतंकवाद के खिलाफ रुख और हमारी स्थिति दुनिया के सामने रखने के लिए भेजा जाए। भारत का प्रतिनिधित्व कर रही डीएम के सांसद ने कहा कि हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के सदस्यों से मिलेंगे। हम रूस के उप विदेशी मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। हम थिंक टैंक्स और रूसी मीडिया के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और हम उन्हें समझाएंगे कि भारत में क्या हुआ और हमें आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कैसे लड़ना है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। गंगोत्री जा रहे 4 धाम यात्रियों संग हादसा। उत्तरकाशी में पहाड़ी रास्ते पर ही बस पलटने से कई घायल। उत्तराखंड में शुक्रवार को बस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हादसे का संज्ञान लिया है। यहाँ गंगोत्री हाईवे पर धरासून नालूपानी के निकट हुए बस हादसे का समाचार अत्यंत दुखद है। घायलों को निकट के हेल्थ सेंटर ढूंढा में भेजा गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हादसा उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे पर नालूपानी के पास हुआ। यहाँ यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ समेत रेस्क्यू टीमें मौके के लिए रवाना हुई। करीब 10 यात्रियों के घायल होने की खबर है। यात्रियों के मुताबिक ड्राइवर तेज रफ्तार में बस चलाते हुए मोबाइल पर बात भी कर रहा था। इस मामले में गनीमत यह रही है कि बस खाई में गिरने की बजाय रोड पर ही पलट गई। घायल यात्री सड़क पर ही किनारे बैठे नजर आए। इसमें 45 तीर्थयात्री सवार थे जो 4 धाम यात्रा पर निकले हैं। सीएम धामी ने लिखा, जिला प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी है। घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तथा आवश्यकता पड़ने पर हायर सेंटर रेफर करने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से सभी घायल यात्रियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। उत्तराखंड में शुक्रवार को बस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हादसे का संज्ञान लिया है।
यहाँ गंगोत्री हाईवे पर धरासून नालूपानी के निकट हुए बस हादसे का समाचार अत्यंत दुखद है। घायलों को निकट के हेल्थ सेंटर ढूंढा में भेजा गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हादसा उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे पर नालूपानी के पास हुआ। यहाँ यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एसडीआरएफ समेत रेस्क्यू टीमें मौके के लिए रवाना हुई। करीब 10 यात्रियों के घायल होने की खबर है। यात्रियों के मुताबिक ड्राइवर तेज रफ्तार में बस चलाते हुए मोबाइल पर बात भी कर रहा था। इस मामले में गनीमत यह रही है कि बस खाई में गिरने की बजाय रोड पर ही पलट गई। घायल यात्री सड़क पर ही किनारे बैठे नजर आए। इसमें 45 तीर्थयात्री सवार थे जो चारधाम यात्रा पर निकले हैं। सीएम धामी ने लिखा, जिला प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी है। घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तथा आवश्यकता पड़ने पर हायर सेंटर रेफर करने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से सभी घायल यात्रियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। उत्तराखंड में शुक्रवार को बस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हादसे का संज्ञान लिया है। यहाँ गंगोत्री हाईवे पर धरासून नालूपानी के निकट हुए बस हादसे का समाचार अत्यंत दुखद है। घायलों को निकट के हेल्थ सेंटर ढूंढा में भेजा गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हादसा उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे पर नालूपानी के पास हुआ। यहाँ यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एसडीआरएफ समेत रेस्क्यू टीमें मौके के लिए रवाना हुई। करीब 10 यात्रियों के घायल होने की खबर है। यात्रियों के मुताबिक ड्राइवर तेज रफ्तार में बस चलाते हुए मोबाइल पर बात भी कर रहा था। इस मामले में गनीमत यह रही है कि बस खाई में गिरने की बजाय रोड पर ही पलट गई। घायल यात्री सड़क पर ही किनारे बैठे नजर आए। इसमें 45 तीर्थयात्री सवार थे जो चारधाम यात्रा पर निकले हैं। सीएम धामी ने लिखा, जिला प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी है। घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तथा आवश्यकता पड़ने पर हायर सेंटर रेफर करने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से सभी घायल यात्रियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। नॉर्थ ईस्ट को मुकेश अंबानी ने दिया नया नाम। ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी को किया सलाम। जाने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्किम दौरे से पहले देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी ने नॉर्थ ईस्ट को नया नाम दिया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट 2025 में बोलते हुए कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों को अष्टलक्ष्मी नाम दिया। मुकेश अंबानी इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाम करता हूँ। ये सफलता उनके दृढ़ संकल्प और हमारे सशस्त्र बलों की बेजोड़ बहादुरी का एक शानदार प्रमाण है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्वोत्तर बांस से बनी टोकरी से आर्किड का गुलदस्ता देकर स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुकेश अंबानी ने कहा कि मैं इस परिवर्तनकारी मंच को तैयार करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को सही मायने में अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। समृद्धि की देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूर्वोत्तर न केवल बढ़ रहा है बल्कि मेरे ख्याल से यहाँ दहाड़ रहा है। पीएम मोदी 26 मई को अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पहुंचेंगे। इसके बाद उनके सिक्किम जाने का कार्यक्रम है। इस दौरे में पीएम मोदी सिक्किम के भारत में शामिल होने के मौके पर आयोजित गोल्डन जुबली समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे के लिए 27 से 29 मई तक पूरे राज्य में ड्रोन के यूज पर पाबंदी लगा दी गई है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने कहा कि पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और घाटियों में भारत की विकास कहानी का एक नया अध्याय सामने आ रहा है। हमारी कहानी विविधता, ललितछेपन और अप्रत्यक्ष क्षमता में निहित की है। यह क्षेत्र अब हमारे सांस्कृतिक गौरव, आर्थिक वादे और रणनीतिक दिशा का स्रोत है। अडानी ने कहा कि इस विकास के पीछे एक ऐसे नेता का विजन है जो ये मानते हैं कि विकास की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। समिट में वेदांता समूह के प्रमुख अनिल अग्रवाल ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट जैसे विकास हुआ है वैसे तो कभी कल्पना भी नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्किम दौरे से पहले देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी ने नॉर्थ ईस्ट को नया नाम दिया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट 2025 में बोलते हुए कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों को अष्टलक्ष्मी नाम दिया। मुकेश अंबानी इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाम करता हूँ। ये सफलता उनके दृढ़ संकल्प और हमारे सशस्त्र बलों की बेजोड़ बहादुरी का एक शानदार प्रमाण है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्वोत्तर बांस से बनी टोकरी से आर्किड का गुलदस्ता देकर स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुकेश अंबानी ने कहा कि मैं इस परिवर्तनकारी मंच को तैयार करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को सही मायने में अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। समृद्धि की देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूर्वोत्तर न केवल बढ़ रहा है बल्कि मेरे ख्याल से यहाँ दहाड़ रहा है। पीएम मोदी 26 मई को अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पहुंचेंगे। इसके बाद उनके सिक्किम जाने का कार्यक्रम है। इस दौरे में पीएम मोदी सिक्किम के भारत में शामिल होने के मौके पर आयोजित गोल्डन जुबली समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे के लिए 27 से 29 मई तक पूरे राज्य में ड्रोन के यूज पर पाबंदी लगा दी गई है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने कहा कि पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और घाटियों में भारत की विकास कहानी का एक नया अध्याय सामने आ रहा है। हमारी कहानी विविधता, लचीलेपन और अप्रत्यक्ष क्षमता में निहित की है। यह क्षेत्र अब हमारे सांस्कृतिक गौरव, आर्थिक वादे और रणनीतिक दिशा का स्रोत है। अडानी ने कहा कि इस विकास के पीछे एक ऐसे नेता का विजन है जो ये मानते हैं कि विकास की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। समिट में वेदांता समूह के प्रमुख अनिल अग्रवाल ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट जैसे विकास हुआ है वैसे तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन। बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या के मद्देनजर मॉक ड्रिल की तैयारी। कोरोना संक्रमण की आहट एक बार फिर से लौट रही है। सिंगापुर और हांगकांग में कई केस सामने आने के बाद अब भारत में भी पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में केस सामने आए हैं। यूपी में भी सरकार ने रामनगरी अयोध्या में अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ कोविड को लेकर अलर्ट जारी करने के साथ ही मॉक ड्रिल की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। रामनगरी अयोध्या में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालत की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और धार्मिक आयोजनों के चलते अयोध्या को फोकस पॉइंट बनाया गया है, जहां अब मॉक ड्रिल की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अयोध्या में सतर्कता बढ़ाई गई है और मेडिकल टीमें तैयार कर दी गई है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। कोरोना को लेकर अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील ने डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है। इसके बाद अयोध्या में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल करवाए जाने का फैसला लिया गया। ऑफिसर के अनुसार इस ड्रिल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अगर निकट भविष्य में इस तरह की कोई भी परिस्थिति बनती है तो तत्काल प्रभावी ढंग से निपटना जा सके। कोरोना के लक्षण व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। बुखार या ठंड लगना, खांसी, थकान, गले में खराश, स्वाद या गंध का ना होना, सिर दर्द, मांसपेशियों या शरीर में दर्द, बहती नाक या नाक बंद होना, उल्टी या दस्त शामिल है। अगर इन लक्षणों को आपको अपने शरीर में दिखाई दे तो इसकी पुष्टि करने और इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा पर जाएं। कोरोना संक्रमण की आहट एक बार फिर से लौट रही है। सिंगापुर और हांगकांग में कई केस सामने आने के बाद अब भारत में भी पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में केस सामने आए हैं। यूपी में भी सरकार ने रामनगरी अयोध्या में अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ कोविड को लेकर अलर्ट जारी करने के साथ ही मॉक ड्रिल की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। रामनगरी अयोध्या में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालत की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और धार्मिक आयोजनों के चलते अयोध्या को फोकस पॉइंट बनाया गया है, जहां अब मॉक ड्रिल की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अयोध्या में सतर्कता बढ़ाई गई है और मेडिकल टीमें तैयार कर दी गई है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। कोरोना को लेकर अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील ने डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है। इसके बाद अयोध्या में
कोविड को लेकर मॉक ड्रिल करवाए जाने का फैसला लिया गया। ऑफिसर के अनुसार इस ड्रिल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अगर निकट भविष्य में इस तरह की कोई भी परिस्थिति बनती है तो तत्काल प्रभावी ढंग से निपटना जा सके। कोरोना के लक्षण व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। बुखार या ठंड लगना, खांसी, थकान, गले में खराश, स्वाद या गंध का ना होना, सिर दर्द, मांसपेशियों या शरीर में दर्द, बहती नाक या नाक बंद होना, उल्टी या दस्त शामिल है। अगर इन लक्षणों को आपको अपने शरीर में दिखाई दे तो इसकी पुष्टि करने और इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा पर जाए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए सोलर पैनल पर आएगा कितना खर्च, कितनी मिलेंगी सब्सिडी। राजस्थान के बीकानेर से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास योजना का जिक्र किया। वो योजना जिसका फायदा राजस्थान में 40,000 से ज्यादा लोग उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत ये परिवार बिजली के महंगे बिलों को भूल चुके हैं। न बत्ती गुल होने पर यहाँ के बच्चों को लैंप की रोशनी में पढ़ने को मजबूर होना पड़ता है। दिल्ली में भी यह योजना लॉन्च हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि जिस तरह आयुष्मान भारत योजना और बुजुर्ग के लिए बनने वाले आयुष्मान वय वंदना कार्ड में दिल्ली वालों को 5 लाख के बजाय 10 लाख का कैशलेस इलाज मिल रहा है, उसी तरह पीएम सूर्य घर बिजली योजना में भी दिल्ली के नागरिकों को 30,000 रुपये एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल रही है। मतलब जहां दूसरे राज्यों में 3 kW तक घरेलू सोलर पैनल लगवाने के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, वही दिल्ली के केंद्र से 78,000 रुपये के अलावा 30,000 रुपये की सब्सिडी अलग से मिलेंगी, यानी कुल 1,08,000 रुपये की सब्सिडी। सोलर कंपनियों की माने तो 3 kW सोलर पैनल आसानी से 300 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। दिल्ली में आम आदमी सरकार 200 यूनिट तक फ्री बिजली दे रही थी। सोलर पैनल लगवाकर आप इससे ज़्यादा मुफ्त बिजली पा सकते हैं। दिल्ली में सोलर पैनल लगवाने की कीमत उसके लोड पर निर्भर करेंगी। सोलर पैनल लगवाने के लिए पहले आपको अपने ज़िले की कंपनियों में से किसी एक का चयन करना होगा। आप चाहे तो किसी दूसरे ज़िले की कंपनी या अपनी पसंद की कंपनी भी चुन सकते हैं। पीएम सूर्य घर के पोर्टल पर उनके मोबाइल नंबर और उन्होंने कितने इंस्टॉलेशन किए हैं इसकी जानकारी उपलब्ध है। इसके बाद सोलर पैनल के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको पीएम सूर्य घर बिजली योजना पर क्लिक करके मिल जाएगी। आवेदन करने के बाद कंपनी के प्रतिनिधि आपके घर आकर सर्वे करेंगे। अगर आपकी छत पर पर्याप्त जगह है तो फिर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सोलर पैनल लगवाने के लिए आपको पैसों की चिंता करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। सरकार की ओर से लोन के विकल्प भी दिए जा रहे हैं। कई सरकारी व प्राइवेट बैंक बहुत ही सस्ती ब्याज दर पर आपको 10 साल तक के लिए लोन देने को तैयार है। कुछ बैंक आपको 90% तक फाइनेंस कर रहे हैं तो कुछ 100% भी फाइनेंस कर रही है। आपके सिविल और क्रेडिट स्कोर पर निर्भर कर सकता है। राजस्थान के बीकानेर से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास योजना का जिक्र किया। वो योजना जिसका फायदा राजस्थान में 40,000 से ज्यादा लोग उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत ये परिवार बिजली के महंगे बिलों को भूल चुके हैं। न बत्ती गुल होने पर यहाँ के बच्चों को लैंप की रोशनी में पढ़ने को मजबूर होना पड़ता है। दिल्ली में भी यह योजना लॉन्च हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि जिस तरह आयुष्मान भारत योजना और बुजुर्ग के लिए बनने वाले आयुष्मान वय वंदना कार्ड में दिल्ली वालों को 5 लाख के बजाय 10 लाख का कैशलेस इलाज मिल रहा है, उसी तरह पीएम सूर्य घर बिजली योजना में भी दिल्ली के नागरिकों को 30,000 रुपये एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल रही है। मतलब जहां दूसरे राज्यों में 3 kW तक घरेलू सोलर पैनल लगवाने के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, वही दिल्ली के केंद्र से 78,000 रुपये के अलावा 30,000 रुपये की सब्सिडी अलग से मिलेंगी, यानी कुल 1,08,000 रुपये की सब्सिडी। सोलर कंपनियों की माने तो 3 kW सोलर पैनल आसानी से 300 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। दिल्ली में आम आदमी सरकार 200 यूनिट तक फ्री बिजली दे रही थी। सोलर पैनल लगवाकर आप इससे ज़्यादा मुफ्त बिजली पा सकते हैं। दिल्ली में सोलर पैनल लगवाने की कीमत उसके लोड पर निर्भर करेंगी। सोलर पैनल लगवाने के लिए पहले आपको अपने ज़िले की कंपनियों में से किसी एक का चयन करना होगा। आप चाहे तो किसी दूसरे ज़िले की कंपनी या अपनी पसंद की कंपनी भी चुन सकते हैं। पीएम सूर्य घर के पोर्टल पर उनके मोबाइल नंबर और उन्होंने कितने इंस्टॉलेशन किए हैं इसकी जानकारी उपलब्ध है।
इसके बाद सोलर पैनल के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको पीएम सूर्य घर बिजली योजना पर क्लिक करके मिल जाएगी। आवेदन करने के बाद कंपनी के प्रतिनिधि आपके घर आकर सर्वे करेंगे। अगर आपकी छत पर पर्याप्त जगह है तो फिर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सोलर पैनल लगवाने के लिए आपको पैसों की चिंता करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। सरकार की ओर से लोन के विकल्प भी दिए जा रहे हैं। कई सरकारी व प्राइवेट बैंक बहुत ही सस्ती ब्याज दर पर आपको 10 साल तक के लिए लोन देने को तैयार है। कुछ बैंक आपको 90% तक फाइनेंस कर रहे हैं तो कुछ 100% भी फाइनेंस कर रही है। आपके सिविल और क्रेडिट स्कोर पर निर्भर कर सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस पर एफआईआर करके चले देशद्रोह का केस। 1991 के भारत पाक समझौते का जिक्र कर निशिकांत दुबे ने की मांग। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने 1991 के भारत पाक सैन्य समझौते को लेकर राहुल गांधी पर पाखंड का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी ने ही ऐसा समझौता किया था। दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता किया था। इस समझौते में दोनों देशों को सैन्य गतिविधियों की जानकारी साझा करनी थी। दुबे ने कहा कि क्या यह समझौता देशद्रोह है? निशिकांत दुबे ने लिखा, राहुल गांधी जी, यह आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया था कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत व पाकिस्तान एक दूसरे से करेंगे। क्या यह समझौता देशद्रोह है? निशिकांत ने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा से पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ रहा है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी को आलोचना की। सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि जिस समझौते की बात हो रही है वह अप्रैल 1991 के साइन हुआ था। यह समझौता शांति के समय के लिए था। इसका मकसद था कि शांति के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोई गलतफहमी न हो। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जब भारत ने अब कार्रवाई की तो उस पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसका उसने आक्रामक तरीके से जवाब दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे और बीजेपी यह मान रहे हैं कि जयशंकर ने पाकिस्तान को जानकारी दी थी। राहुल गांधी जी को कह रहे थे वह सच था। सुप्रिया श्रीनेत ने जोर देकर कहा कि जिस समझौते की बात हो रही है वह शांति के समय का समझौता है। जयशंकर जी ने बताया था कि युद्ध जैसे हालात बन गए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने 1991 के भारत पाक सैन्य समझौते को लेकर राहुल गांधी पर पाखंड का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी ने ही ऐसा समझौता किया था। दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता किया था। इस समझौते में दोनों देशों को सैन्य गतिविधियों की जानकारी साझा करनी थी। दुबे ने कहा कि क्या यह समझौता देशद्रोह है? निशिकांत दुबे ने लिखा, राहुल गांधी जी, यह आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया था कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत व पाकिस्तान एक दूसरे से करेंगे। क्या यह समझौता देशद्रोह है? निशिकांत ने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा से पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ रहा है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी को आलोचना की। सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि जिस समझौते की बात हो रही है वह अप्रैल 1991 के साइन हुआ था। यह समझौता शांति के समय के लिए था। इसका मकसद था कि शांति के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोई गलतफहमी न हो। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जब भारत ने अब कार्रवाई की तो उस पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसका उसने आक्रामक तरीके से जवाब दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे और बीजेपी यह मान रहे हैं कि जयशंकर ने पाकिस्तान को जानकारी दी थी। राहुल गांधी जी को कह रहे थे वह सच था। सुप्रिया श्रीनेत ने जोर देकर कहा कि जिस समझौते की बात हो रही है वह शांति के समय का समझौता है। जयशंकर जी ने बताया था कि युद्ध जैसे हालात बन गए थे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। संजय राउत का बीजेपी पर निशाना, राहुल गांधी की बातें समझ नहीं आती, भारतीय सेना का ऑपरेशन तो आतंकवाद के खिलाफ था। भारत और पाकिस्तान विवाद पर राहुल गांधी द्वारा सवाल पूछने जाने के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है वो जनता की बात है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों को उनकी बातें समझ नहीं आती क्या। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, भारतीय सेना का ऑपरेशन तो आतंकवाद के खिलाफ था, इजराइल की तरह जमीन हड़पने का तो ऑपरेशन तो नहीं था। फिर ट्रंप कैसे युद्ध रुकवा सकते हैं जबकि हमारा काम भी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी सही सवाल पूछते हैं, डोनाल्ड पोस्टर बॉय है। बीजेपी वाले क्या राहुल गांधी के सवालों को सही से समझते नहीं है क्या? यही वजह है कि बीजेपी को अपने सांसद बाहर भेजने पड़े। संजय राउत ने कहा, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने 1971 की हार का बदला लिया है। पाक पीएम की हिम्मत कैसे हुई इस तरह की भाषा बोलने की? 1971 में जब पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने पाक को हराया था तब पाकिस्तान की ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी। पाकिस्तान के ऐसा बोलने की हिम्मत 1965 में भी नहीं दिखाई दी थी। फिर पीएम मोदी के सामने शहबाज शरीफ की हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की कि ये इनको बताना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत के अनुसार ईडी बीजेपी का हथियार है, जब तक ईडी के तब तक बीजेपी है। इसका तो मैं खुद विक्टिम रहा हूँ। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सांसदों को बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन असली सवाल है कि वो 6 आतंकी कहाँ है। अगर गृह मंत्री अमित शाह इस पर जानकारी दे तो हम आभारी होंगे। भारत और पाकिस्तान विवाद पर राहुल गांधी द्वारा सवाल पूछने जाने के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है वो जनता की बात है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों को उनकी बातें समझ नहीं आती क्या। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, भारतीय सेना का ऑपरेशन तो आतंकवाद के खिलाफ था, इजराइल की तरह जमीन हड़पने का तो ऑपरेशन तो नहीं था। फिर ट्रंप कैसे युद्ध रुकवा सकते हैं जबकि हमारा काम भी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी सही सवाल पूछते हैं, डोनाल्ड पोस्टर बॉय है। बीजेपी वाले क्या राहुल गांधी के सवालों को सही से समझते नहीं है क्या? यही वजह है कि बीजेपी को अपने सांसद बाहर भेजने पड़े। संजय राउत ने कहा, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने 1971 की हार का बदला लिया है। पाक पीएम की हिम्मत कैसे हुई इस तरह की भाषा बोलने की? 1971 में जब पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने पाक को हराया था तब पाकिस्तान की ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी। पाकिस्तान के ऐसा बोलने की हिम्मत 1965 में भी नहीं दिखाई दी थी। फिर पीएम मोदी के सामने शहबाज शरीफ की हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की कि ये इनको बताना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत के अनुसार ईडी बीजेपी का हथियार है, जब तक ईडी के तब तक बीजेपी है। इसका तो मैं खुद विक्टिम रहा हूँ। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सांसदों को बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन असली सवाल है कि वो 6 आतंकी कहाँ है। अगर गृह मंत्री अमित शाह इस पर जानकारी दे तो हम आभारी होंगे। मौदा नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, वेतन कटौती पर फूटा गुस्सा। मौदा नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों ने आज सुबह 9 बजे से काम बंद कर अचानक हड़ताल शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि फरवरी और मार्च के वेतन में भारी कटौती की गई है, जिसके चलते उन्हें मात्र 4000 से 4250 तक भुगतान किया गया, जो कि न्यूनतम जीवन यापन के लिए भी अपर्याप्त है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि लगातार उपेक्षा के चलते अब उनके समक्ष जीने या मरने का सवाल खड़ा हो गया है। भूखमरी की कंगार पर पहुंचे इन कर्मचारियों ने नगर पंचायत कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर रोष प्रकट किया। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता तुलसीदास बंसी शंकर और उनके साथियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने साफ शब्दों में मांग की है कि यदि वेतन कटौती के लिए मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है तो उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए, अन्यथा दोषी ठेकेदार का टेंडर रद्द किया जाए। नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति ठेकेदारों के माध्यम से आउटपुट आधारित प्रणाली के तहत होती है। इस प्रणाली में QR कोड और अन्य डिजिटल तकनीकों से कार्य का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है, परंतु अधिकांश श्रमिक अशिक्षित है और इस प्रणाली को समझने में असमर्थ है। परिणाम स्वरूप उनके कार्य का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता और उन्हें उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की है कि या तो श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए या फिर प्रणाली में ऐसा बदलाव किया जाए जिससे उनका शोषण न हो। वेतन भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्धता की गारंटी की मांग की।
अब नगर प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अगर समय रहते समाधान नहीं निकला तो ये आंदोलन व्यापक रूप ले सकता है। आम्ही आता 150 पासून 200 पासून आम्ही रोजी करत आलो ना, आणि एवढ्या दिवसापासून आम्हाला का भेटून राहिला आहे? आम्हाला एवढीशी रोजी दिली, आता आम्ही एवढी रोजी म्हणजे आमच्या भागते का? आम्हाला किराणा लागते, हंडा लागते, सर्व आम्हाला लागून राहिलं. आमच्या घरामध्ये खर्च पाणी त्या एवढ्या पैशामध्ये आमच्या भागून राहिलं का? आम्हाला आता हे एवढे पैशाचे 8,000 रुपये आमच्या अकाउंट मध्ये टाकले. एवढ्या पैशामध्ये आम्ही आता हे लेकरा बाळाचा शिक्षण करावं का, पाणी करावा का, आम्ही आपल्या घरामध्ये दाना घ्यावा का, तेलमीठ घ्यावा? आम्ही एवढ्या पैशामध्ये आम्ही का करावा? एवढं मोठं आम्हाला 3 महिने झाले आमचा पगार नाही ना पाणी नाही. आम्ही आपल्या घरामध्ये कसं भागवून राहिलो, का भागवून राहिलो आमचं आम्हाला माहिती. आम्ही एवढी परिस्थिती भोगून राहिलो. हात आहे, पाय आहे, एवढी गंदगी आम्ही साफ करत आलो एवढ्या दिवसापासून. इल्या गाडऱ्याचा कचरा उचलत आहोत आम्ही. एवढी गंदगी आम्ही एवढ्या गावाची साफ करून राहिलो आहोत. आम्हाला कोणतीच सुविधा नाही, आम्हाला कोणतीच ह्या नाही देऊन राहिले आहेत. आम्ही का करावा? एवढ्या आम्ही कोरोनामध्ये आम्ही काम केले. कोरोनामध्ये आम्ही सारे लोक घरामध्ये आम्ही एवढा गंदगी साफ केली आम्ही ना. आम्हाला का दिलं या लोकांना? आम्हाला कोणता वेतन नाही भेटलं, आम्हाला कोणती सुविधा नाही भेटली. आम्ही कसं करावा? आम्ही कसं आम्ही आपलं घर चालवावा? आम्हाला परिवार नाही का? एवढ्या मोठ्या परिवारामध्ये 4,000 आम्ही का करावा? ना आम्ही का खावावा? आम्ही घरामध्ये गरीब माणसं, यायचे 50-50 हजार रुपये यायचे पेमेंट आहेत, यायचं भागत नाही ना. आमचं 4,000 आम्ही का भागवावा? का खर्च पाणी करावा आम्ही ना? एवढं यायचं समजून नाही का? सर, यामध्ये मी एक सांगेल की नगर पंचायत महोदय येथे आउटपुट बेस किंवा आम्ही जे मनुष्यबळ पुरवठा घेतो तो आउटसोर्स बेस घेतो, आणि निविदा प्रक्रिया ही नवीन निविदा प्रक्रिया होतपर्यंत माझी नगर परिषदमध्ये आम्हाला जितके आवश्यक मनुष्यबळ आहे 10 ते 15 जणांमध्येच आम्ही हे काम करू. तसं तर काम करत असताना आम्ही पूर्ण याला घेण्याची सध्या तरी जबाबदारी घेऊ शकत नाही, कारण तेवढी नगर परिषदची देखील आर्थिक परिस्थिती नाही आहे सद्यस्थितीमध्ये. माझ्याकडे माझ्या आस्थापनेवरचे 4 सफाई कर्मचारी आहे, त्यांच्यामार्फत आणि 8 ते 10 लोकांमध्ये मी जितके दिवस होईल तितके दिवस ट्राय करेल चांगलं काम करायचं. नगरपंचायत महोदयाचे स्वतःचे सफाई कामगार नाहीच आहे, ते कंत्राट पद्धतीने आहे. जरी ते आउटसोर्स असले तरी ते किती वर्षापासून एकंदरीत कामगार आहेत त्याची, कारण कसं चेंजेस होत राहतात, कंत्राटदार वेगवेगळे येतात, चेंजेस होत राहतात. त्याच्यामुळे मला असं पर्टिक्युलर सांगता येणार नाही की किती वर्षापासून होतं म्हणून, कारण प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टरची लेबर 1 ना 2 म्हणजे 5-10 सेम असले तरी 4-5 वेगवेगळे असतातच. ते कंत्राटदारावर डिपेंड आहे ते कोणाला आणतात. बऱ्याच मजुरांचं मत असं होतं की आम्ही 2017 पासून या ठिकाणी कार्यरत आहोत. 2017 पासून आम्ही काम करतो, पण नियर अबाउट आता आपण 7-8 वर्ष झाली त्यांना या ठिकाणी काम करतो. आता दुसरीकडे त्यांना जर शोधावं लागलं काम तर त्यांना अडचणीचं होतं आहे की नाही. म्हणजे जर निविदा रद्द झाली त्यांची कंत्राटदारांची आणि जर आपण 10च मनुष्यबळ घेतलं तर इतर कामगारांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न त्या ठिकाणी उद्भवलो. तर यावर काही आपल्याला सर, कारण माझ्याकडे पण द्यायला पैसे नाही आहेत तेवढे. नगर परिषद फंडचं आमचं उत्पन्न अत्यल्प असतं आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला पूर्ण गावगाड्या चालवायचं असतं. त्याच्यामुळे सद्यस्थितीत नवीन निविदा प्रक्रिया होतपर्यंत 10 ते 12 जणांच्या पलीकडे मी लावू शकणार नाही, कारण कॉन्ट्रॅक्टरनी नाही म्हटलेलं आहे काम करायला, आणि वारंवार हे कामावर जातील तर मला जितके जण पॉसिबल आहे त्या पद्धतीने मी करून घेऊ. जर कंत्राटदाराने त्यांचं किमान वेतननुसार जर पैसे दिलेले नाही, वेतन दिलं नाही, तर मग त्यावर त्यांना किमान वेतन देण्याच्या अनुषंगाने तुम्ही कंत्राटदारावर तर कारवाई करणार, परंतु त्या मजुरांना ते मिळणार का? मी तुम्हाला आता तेच तर सांगितलं की आज संध्याकाळपर्यंत जर त्यांनी मजुरांना त्यांची झालेली कामाची मिनिमम वेजेसनुसार दिलं नाही तर त्याचा ब्लॅकलिस्टेडचा प्रस्ताव जाणार. त्याचे माझ्याकडे 35 लाख रुपये सिक्युरिटी डिपॉझिट आहे, परफॉर्मन्स डीडी त्यांनी दिलेला आहे बिलो असल्यामुळे. ते पैसे घेऊन मी मान्य जिल्हाधिकारी महोदय संबंधित कंत्राटदाराला आम्ही नोटीस दिलेली आहे की ज्या पद्धतीने ॲग्रीमेंटमध्ये होतं की मिनिमम वेजेसनुसारच देण्यात यावं, ते मिनिमम वेजेसनुसारच त्यांनी देणं बंधनकारक होतं. त्यांनी आम्हाला त्या पद्धतीने रिपोर्टिंग करणं अपेक्षित होतं, कारण माझं टेंडर हे आउटपुट बेस आहे. ऑनलाईन सगळं काय म्हणतात त्याला मोजमाप पुस्तकामध्ये नोंद दिल्या जाते. आमच्याकडे पूर्णपणे QR कोड स्कॅन जी रिपोर्टिंग आमच्याकडे आली त्या पद्धतीने आम्ही दिलं. कंत्राटदाराला आमच्या मार्फत नोटीस गेलेली आहे की मिनिमम वेजेसनुसार तुम्ही त्यांना द्या. आज त्यांनी संध्याकाळपर्यंत दिलं नाही तर त्याला ब्लॅकलिस्ट करायची कारवाई नगरपंचायतर्फे प्रस्तावित करून त्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात येईल. आता जे
खोलायला लागते का, मला अंदर करायला लागते का? एक मिनिट सुरुवातीपासून सांगा आता. आता की पुन्हा रिवर्स जेवावं लागेल का? माझं नाव दीपक पुरुषोत्तम वैरागडे आहे. आजपर्यंत मी 17 पासून इथं गाडी ड्रायव्हर चालक आहो. घंटा गाडी चालवत आहे आणि त्याच्यानंतर आम्हाला रोजीच्या हिशोबाने जो काही पैसा भेटत होता तो 2,200 की आम्ही 7व्या महिन्यापासून जेही अर्ज दिलो पूर्णपणे जेही आमचे अर्ज गेले त्यांना रिसिव्ह कॉपी दिली, आम्हाला सगळं काही दिलं आणि सगळं म्हणजे त्यांनी अशी आम्ही 2 वेळा अनशनवर बसणार होतो. अनशनच्या एका दिवसा अगोदर आम्हाला पत्र देण्यात आलं की तुमच्या अटी पूर्णपणे झाल्या आहेत, आम्ही मान्य करतो किमान वेतन भत्ता वगैरे सगळं, पण ते आम्हाला देण्यात नाही आलं. उलटं आमचं जेवढा अगोदर पेमेंट होता त्याच्यापेक्षाही काही पटीनं कमी पेमेंट टाकण्यात आला. असे आमच्या समस्या आहेत सर. 2 महिन्याचे 4 करणार नाही सर, मला 2 महिन्याचे 4,000 दिल्यात. मी घर कसं चालू सर? माझ्या घरात कोण चालवणार सर? माझ्या घरावर खूप परिणाम झाला सर. आता ते त्याचे पैसे कोण देणार सर? आम्हाला 2 महिन्याचे 4,000 दिले सर. मॅडमना किमान वेतननं पेमेंट देऊन म्हटलं तर किमान वेतननं पेमेंटच नाही दिलं. केव्हापासून सफाई कामगार म्हणून आपण या ठिकाणी? 2017. 2017 पासून. अच्छा, यापूर्वी व्यवस्थित तुम्हाला वेतन मिळत होतं? आम्हाला मिळत होतं 6,000 4,000. अच्छा. अब बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 103 स्टेशनों का उद्घाटन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के 5 स्टेशनों का लोकार्पण। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकसित स्वरूप का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले सिवनी, डोंगरगढ़, इतवारी, चांदाफोड़ तथा आमगाम स्टेशनों का भी लोकार्पण संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विधायक कृष्णा खोपड़े, विकास महात्मे, दयाशंकर तिवारी, स्वतंत्रता सेनानी वसंत कुमार चौरसिया एवं काशीनाथ डेकाटे विशेष रूप से उपस्थित रहे। रेलवे प्रशासन की ओर से दीपक कुमार गुप्ता, मंडल रेलवे प्रबंधक नागपुर, दिलीप सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक AK सूर्यवंशी, मुख्य परियोजना प्रबंधक गतिशक्ति सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण, रेलकर्मी तथा भारी संख्या में आम नागरिकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन में कृष्णा कोपड़े ने इतवारी स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत किए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए यहां से सभी दिशाओं के लिए रेलगाड़ियों के संचालन की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। इतवारी स्टेशन के दक्षिण दिशा में स्थित प्रवेश द्वार से एक सुचारू अप्रोच रोड बनाए जाने तंत्र इस भंडारा मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं दीपक कुमार गुप्ता ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नागपुर मंडल में किए गए विभिन्न कार्यों के विस्तार से जानकारी दी की और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में हुए सुधारों को रेखांकित किया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकसित स्वरूप का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले सिवनी, डोंगरगढ़, इतवारी, चांदाफोड़ तथा आमगाम स्टेशनों का भी लोकार्पण संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विधायक कृष्णा खोपड़े, विकास महात्मे, दयाशंकर तिवारी, स्वतंत्रता सेनानी वसंत कुमार चौरसिया एवं काशीनाथ डेकाटे विशेष रूप से उपस्थित रहे। रेलवे प्रशासन की ओर से दीपक कुमार गुप्ता, मंडल रेलवे प्रबंधक नागपुर, दिलीप सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक AK सूर्यवंशी, मुख्य परियोजना प्रबंधक गतिशक्ति सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण, रेलकर्मी तथा भारी संख्या में आम नागरिकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन में कृष्णा कोपड़े ने इतवारी स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत किए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए यहां से सभी दिशाओं के लिए रेलगाड़ियों के संचालन की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। इतवारी स्टेशन के दक्षिण दिशा में स्थित प्रवेश द्वार से एक सुचारू अप्रोच रोड बनाए जाने तंत्र इस भंडारा मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।
वहीं दीपक कुमार गुप्ता ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नागपुर मंडल में किए गए विभिन्न कार्यों के विस्तार से जानकारी दी की और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में हुए सुधारों को रेखांकित किया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकसित स्वरूप का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले सिवनी, डोंगरगढ़, इतवारी, चांदाफोड़ तथा आमगाम स्टेशनों का भी लोकार्पण संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विधायक कृष्णा खोपड़े, विकास महात्मे, दयाशंकर तिवारी, स्वतंत्रता सेनानी वसंत कुमार चौरसिया एवं काशीनाथ डेकाटे विशेष रूप से उपस्थित रहे। रेलवे प्रशासन की ओर से दीपक कुमार गुप्ता, मंडल रेलवे प्रबंधक नागपुर, दिलीप सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक AK सूर्यवंशी, मुख्य परियोजना प्रबंधक गतिशक्ति सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण, रेलकर्मी तथा भारी संख्या में आम नागरिकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन में कृष्णा कोपड़े ने इतवारी स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत किए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए यहां से सभी दिशाओं के लिए रेलगाड़ियों के संचालन की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। इतवारी स्टेशन के दक्षिण दिशा में स्थित प्रवेश द्वार से एक सुचारू अप्रोच रोड बनाए जाने तंत्र इस भंडारा मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं दीपक कुमार गुप्ता ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नागपुर मंडल में किए गए विभिन्न कार्यों के विस्तार से जानकारी दी की और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में हुए सुधारों को रेखांकित किया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।